अब देखते हैं बेटा इसके बाद जो हमें नेक्स्ट पॉइंट गिवन है उसमें एक आता है हमारे पास टेबल नंबर 10.4 और इस टेबल नंबर 10.4 में हमें ट्रेंड्स बताए गए हैं एंड ट्रेंड्स रिलेटेड टू व्हाट इन आउटपुट ग्रोथ इन डिफरेंट सेक्टर्स कि कौन से सेक्टर्स हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, तीनों ही कंट्रीज की बात हो रही है यहां पे दोबारा से। और जो डेटा प्रोवाइडेड है दैट इज रिलेटेड टू 1980 1990 एंड 2011 टू 15 का डेटा हमें प्रोवाइडेड है। ऑब्जर्व करते हैं यहां क्या बताया गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आउटपुट या ग्रोथ हमें मिला है, इंडिया की बात करें सो दैट इज 3.1, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 7.4 और सर्विस सेक्टर 6.9 इज इट। ये कौन सी ईयर की बात की? 1990 टू 1980 टू 1990। 11-15 में देखते हैं ग्रोथ रेट का क्या सीन है। 2.3, इंडस्ट्रीज में डिक्रीज हुआ 5 और सर्विस सेक्टर में इंक्रीज हो गया और वो कितना रह गया है 8.4। हियर वी नीड टू पे अटेंशन कि ऐसा क्यों है। यू कैन सी अर्लियर द मैक्सिमम पॉपुलेशन वाज ऑक्यूपाइड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इन 80-90। 11-15 में क्या हुआ बेटा? सर्विस सेक्टर में पॉपुलेशन अब ज्यादा है। रीजन क्या है इसका? द सेम थिंग आई टोल्ड यू बिफोर फ्यू मिनट्स कि जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में और एक अवेयरनेस इंक्रीज होती जा रही है, उस अवेयरनेस की वजह से अब लोग एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा ना जाकर के कहां जा रहे हैं? सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है, एमएनसीज आ रही हैं हमारी कंट्रीज में, हमारी कंट्री में, और कुछ यहाँ की हमारी कंट्री ने भी काफ़ी सारी एमएनसीज को प्रोड्यूस किया है, काफ़ी सारी कंपनीज को इन्वेंट किया है। बैंकिंग सेक्टर अच्छा खासा डेवलप हो गया, इंश्योरेंस फैसिलिटीज डेवलप हुई हैं, तो पॉपुलेशन अब कहाँ जा रही है? सर्विस सेक्टर में ज़्यादा एनरोल्ड होना प्रेफर कर रही है। चाइना की बात करें सो इन एग्रीकल्चर इट वॉज 5.9 बट नाउ इट इज 4.1, रिडक्शन हुआ है यहां भी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था? 10.8 इज इट, नाउ इट इज 8.1। और सर्विस सेक्टर की बात करें सो अर्लियर इट वाज 13.5 बट नाउ इट इज 8.4। सभी जगह ऑलमोस्ट रिडक्शन हुआ है यहां पे बस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है पाकिस्तान। इन एग्रीकल्चर सेक्टर इट वाज हैविंग ग्रोथ रेट ऑफ 4%, नाउ इट इज 2.1, रिड्यूस हो गया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें इट वाज 7.7, नाउ इट इज 3.4। और सर्विस सेक्टर की बात करें इट वाज 6.8 बट नाउ 4.4, ऑलमोस्ट यहां भी रिडक्शन है। हाँ, इंडिया में जरूर इस चीज का हम ये कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर डेवलप हुआ है, बाकी दोनों ही कंट्रीज में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिक्लाइन हुआ है। नेशनल कैलेमिटीज कैन बी देयर, सम ऑफ द फैक्टर्स वर अनफेवरेबल, इस वजह से वहां पे कुछ ना कुछ हमें रिडक्शन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इट इज योर 10.5। ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंट्री की सारी ग्रोथ को ऑब्जर्व करता है, एक इंडेक्स प्रिपेयर करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर की जाती है और उस इंडेक्स के अंदर ही कुछ डेटा को प्रेफर किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसको ऑब्जर्व करके प्रेजेंट किया जाता है पब्लिकली। तो हम ये कह सकते हैं एक तरह से ये पब्लिश्ड डेटा होता है। आपने पढ़ा है स्टैट्स के अंदर पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड डेटा, तो ये एक पब्लिश्ड डेटा है जो कि इजीली पॉपुलेशन के सामने रखा जा सकता है, जहां पे हम एक कंपैरिजन को जनरेट कर रहे हैं। हियर अगेन यू कैन सी देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन ऑल द 3 कंट्रीज, डेटा कलेक्टेड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑलराइट, सो हियर आर सम ऑफ द figures given to you all that human development index, आपको तीनों कंट्रीज का ऑब्जर्वेशन गिवन है। यू कैन सी चाइना इज हैविंग द फर्स्ट रैंक हियर। नेक्स्ट सेकंड इज रैंक बेस्ड ऑन HDI, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। रैंकिंग की बात करें तो किसको कौन सी रैंक दी जाती है? चाइना इज गेटिंग 86, इंडिया 130 एंड पाकिस्तान 150। तीनों में कंपेयर कर दो, फर्स्ट रैंक goes to China, second India and third for Pakistan. Life expectancy at birth. Can you recall that those words which I gave you in the first chapter? वहां भी हमने कुछ हमारी कंट्री से रिलेटेड डेमोग्राफिक कंडीशंस को पढ़ा था।
और मैंने आपको बताया भी था कि एट द टाइम देयर वर लैक ऑफ द सर्विसेज रिलेटेड टू मेडिकल एंड ऑल, सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज, व्हाट वाज इट, रिकॉल? या इट वाज 32 to 35 years only. But as the development took a great speed, many of the services were here from then to now only. Is it? All the services has been complete. So now the life expectancy rate is 68.8 years in India. देखिए बेटा कितना ड्रास्टिक चेंज है, जस्ट डबल अप किया है उसको, कहाँ 32 हुआ करता था, नाउ इट इज 68.8. अवेयरनेस है, बाकी डॉक्टर फैसिलिटीज एंड ऑल ये सब चीजें हम ऑलरेडी ह्यूमन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट में डिस्कस कर चुके हैं. चाइना में है बेटा 76.4 और पाकिस्तान चाहिए थी क्योंकि उसने पूरा ग्लोबल मार्केट को कैप्चर किया हुआ है बेटा. सो एग्जैक्टली जीडीपी भी वहां की सबसे ज्यादा होगी. कोई भी ओरिजिनल प्रोडक्ट मार्केट में आता नहीं कि उसके पहले कॉपी प्रोड्यूस हो जाती है. Isn't this? वो क्यों? They are very good at copying the things. वो गुड्स को कॉपी करते हैं, जो भी टेक्निक्स वगैरह उन सब चीज़ों को कॉपी करते हैं और फिर मार्केट में उसको लॉन्च कर देते हैं. हमेशा आप देखते हैं कि ओरिजिनल मिले या ना मिले, लेकिन कॉपी तो उसकी ज़रूर मिल ही जाती है, सेकंड थर्ड तो मिल ही जाती है हमें. ठीक है. नेक्स्ट, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल 60.4, 23.5 एंड 46.4. देखिए बेटा जो बीपीएल बताया यहाँ पे हमें, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, चाइना में कम है. और बिल्कुल सही है, चाइना में होगा भी कम क्योंकि ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ही वहां पे इतना ज्यादा है, तो बीपीएल वहां पे एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज कम है. इंडिया में आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, काफी ज्यादा है. पाकिस्तान में यू कैन सी कि हाँ इंडिया के कंपैरिजन में कम है. रीजन, एक वहां का सर्विस सेक्टर डेवलप्ड है, दूसरा ये कि वहां का जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो इंडिया के कंपैरिजन में काफी कम है. नो डाउट वहाँ की फर्टिलिटी हमने देखी ज़्यादा इंडिया से, बट फिर भी वहाँ की ग्रोथ या वहाँ की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, इस वजह से वो थोड़ा हमें कॉन्ट्रैक्टेड डेटा प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, क्या होता है ये? दैट इज द रेट विच रिप्रेजेंट्स द डेथ रेट ऑफ द इन्फेंट अ चाइल्ड ऑफ द एज ग्रुप 0 to 1. 0 to 1 एज ग्रुप का कोई भी अगर चाइल्ड जो है, इफ ही एक्सपायर्स, बच्चा मर जाता है, इफ ही इज नो मोर, तो उसकी जो डेथ रेट होती है उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. अब इसकी डेथ का रीजन कोई एक्सीडेंशियल केस तो होगा, रेयर चांसेस पे, बाकी ज्यादातर माल न्यूट्रिशन हो सकता है. ठीक है, प्रीमेच्योरिटी हो सकती है, या प्रेगनेंसी पीरियड में जो फीमेल है उसको खुद को माल न्यूट्रिशन रह गया हो, या कुछ और मैटरनल डिजीजेज हो सकती हैं. इस वजह से इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो रही है और इंडिया में आज भी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है. इसका एक रीज़न ऑर्थोडॉक्सी भी हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, और वो ये कि मेल और फीमेल में जो एक डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है, उस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से फीमेल्स को अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवाए जाते काफ़ी फैमिलीज में. ठीक है, और न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से वही इश्यूज फर्दर उनके बेबी में रह जाते हैं, जिस वजह से इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इंक्रीज होती है. इस चैप्टर में आपको इसकी डेफिनेशन भी करेक्ट मिल जाएगी विद रीजन. नेक्स्ट आता है चाइना. 8.5 बहुत कम है वहां पे, क्योंकि वहां का डेवलपमेंट इतना ज्यादा है. चाहे आप ये देख लीजिए कि वहां का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा अवेयर है, तो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करवाना. और दूसरी ऑर्थोडॉक्सी वहां पे हमारे जैसी इंडिया जैसी एटलीस्ट नहीं है, और पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा है 64.2, क्योंकि जैसे जैसे वहां पे पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है, फर्टिलिटी इतनी ज्यादा है, तो बेटा वो फिर एक डिस्क्रिमिनेशन डेवलप हो जाता है कि एक फैमिली में अगर 1 चाइल्ड और 2 चिल्ड्रन आर देयर, तो जो भी न्यूट्रिशन होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं. बट वहां ऐसा जाना जाता है कि पाकिस्तान में जो कुछ चाइल्ड नॉर्म्स है वो ऐसे कुछ फॉलो नहीं किए जाते हैं कि 1 चाइल्ड या 2 चाइल्ड नॉर्म. वहां पे आपको एक एक फैमिली में एक कपल के 10 to 15 चिल्ड्रन भी मिलेंगे वहां पे. तो सोचिए जो भी न्यूट्रिशंस हैं उनको 15 बच्चों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है. इस वजह से भी वहां पे थोड़ी सी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा होती है. ठीक है, नेक्स्ट आता है मैटरनिटी मॉर्टेलिटी रेट. इसको भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ये एक ऐसी रेट होती है, एक ऐसी डेथ रेट है जो कि मैटरनिटी बेसिकली फीमेल्स में ज्यादा देखी जाती है. ठीक है, और बेसिकली इनके अंदर कुछ आयरन की कुछ डेफिशिएंसीज रह जाती हैं, और आयरन की डेफिशिएंसीज रहने की वजह से डेथ रेट इंक्रीज होती है, जो कि आगे मैंने आपको बताया कि ये अफेक्ट करती है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को भी.
अगर मदर में कुछ प्रॉब्लम है ऐसी तो फर्दर आगे उसके बेबी में भी ट्रांसफर हो जाती है, और कभी कभी वो इन्फेंटली मतलब एक बेबी ही एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। आई मीन वो इफेक्ट कभी भी कर सकती है उस चीज को। तो मैटरनिटी मॉर्टेलिटी रेट भी इंडिया में सबसे ज्यादा है, आई मीन सबसे ज्यादा सेकेंड नंबर पे है यहाँ पे 174, चाइना 27 एंड पाकिस्तान 178। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन यूजिंग इंप्रूव्ड सैनिटेशन, सैनिटेशन फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल, इन सब चीजों की फैसिलिटी कहां पे कैसी कितनी ज्यादा है। सो इंडिया में 44.2, चाइना 75 एंड पाकिस्तान 58.8। चाइना इज ऑन फर्स्ट नंबर, पाकिस्तान ऑन सेकेंड एंड इंडिया इज ऑन थर्ड नंबर, क्योंकि फैसिलिटीज यहां पे थोड़ी कम है अगर अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में देखें तो। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन विद सस्टेनेबल असिस्ट टू इंप्रूव्ड वाटर सोर्सेज, कितने वाटर सोर्सेज कहां पे कैसे हैं। इंडिया में भी हैं काफी सारी हॉली रिवर्स, इसके अलावा और भी काफी सारी ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल, कुछ आर्टिफिशियल कैनाल्स वगैरह हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवाई हुई हैं ताकि वाटर सोर्स कहीं से कहाँ तक पहुंचे, लोगों को एटलीस्ट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तो अवेलेबल हो सके, एग्रीकल्चर के लिए वाटर सप्लाई हो सके, ठीक है। सो नो डाउट सभी कंट्रीज में लगभग ठीक है, अच्छा है, बट स्टिल अगर कंपैरिजन देखें तो चाइना इज ऑन फर्स्ट नंबर, इंडिया ऑन सेकेंड एंड पाकिस्तान इज ऑन थर्ड नंबर। ऑलराइट, नेक्स्ट इट कम परसेंटेज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, अंडर नरिश चिल्ड्रन जो है वही जो आगे फिर प्रॉब्लम्स होती है, माल न्यूट्रिशन एंड ऑल। तो इंडिया में है 37.9, चाइना 8.1 एंड पाकिस्तान 46.4। रीजंस में ऑलरेडी आपको ऊपर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि किस तरह से वहां पे फूड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, या ये एक बहुत बड़ा वहां पे मेजर इशू इस चीज का कि इसी वजह से वहां पे इस तरह के डेथ रेट्स भी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही हैं। तो ये था हमारा सारा ऑब्जर्वेशन विच वाज गिवन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जहां पे कि तीनों ही कंट्रीज का कंपैरिजन में शो किया गया है। अब इसके बाद बेटा जो हमारे एक नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेनिंग है, दैट इज व्हाट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज एंड अप्रेजल। एक इवैल्यूएशन बेस है कि अगर हमने अब तक देखा कि तीनों कंट्रीज में क्या है क्या नहीं है, कहीं पे किसी चीज की एफिशिएंसी है तो कहीं पे किसी चीज की डेफिशिएंसी है, बट हम ये नहीं कह सकते कि कोई कंट्री अपने एफर्ट्स नहीं पुट कर रही है। एफर्ट्स सभी कर रही हैं अपने अपने लेवल पे, जहां जितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जहां जितना बजट अवेलेबल है उसके इक्वलेंट वो डेवलपमेंट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट स्टिल अगर इन तीनों का एक इवैल्यूएशन किया जाए, एक अप्रेजल किया जाए, तो देखते हैं कि कौन कहां पे स्टैंड करता है आज भी। सो इट इज कॉमन टू फाइंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ अ कंट्री एज अ मॉडल टू अदर फॉर लेसन्स एंड गाइडेंस फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। गाइडेंस, दियर लेसन्स, अदर कंट्रीज से उनका कंपैरिजन कैसे पॉसिबल है। इट इज पर्टिकुलरली एविडेंट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म प्रोसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये चीज कब पॉसिबल है, आई मीन हम इनका इवैल्यूएशन कब कर सकते हैं, ओनली देन ओनली जब हम तीनों ही कंट्रीज को आफ्टर दियर रिफॉर्म्स जज करना स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको बताया था हमारी कंट्री में, अदर कंट्रीज में भी जो रिफॉर्म्स हुए, मैंने ईयर्स आपको सारे स्कैंडलाइन करवा दिए थे। तो एग्जैक्टली उसके बाद से हम इस चीज को मेजर करेंगे, उसके बाद से ऑब्जर्व करेंगे कि रिफॉर्म्स के बाद में देखा जाए तो तब वहां पे कैसा, कौन सी कंट्री में कितना ग्रोथ, कितना डेवलपमेंट पॉसिबल हो पा रहा है। देखते बेटा इसमें आगे क्या बताया गया। दो कंट्रीज गो थ्रू देयर डेवलपमेंट फेजेस डिफरेंटली। Let us take the initiation of reforms at a point of reference. We know that reforms were initiated in China in 1978. फिर से रिकॉल करवा रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स ने मार्क नहीं किया था या जिन्हें याद नहीं है, भूल चुके हैं, वो फिर से इस चीज को यहाँ पे बेटा मार्क कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री में कौन सी हमें रिफॉर्म हुआ है। सो रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन चाइना इन 1978 बताया था कि रिफॉर्म्स ही एक ऐसी चीज थी जो चाइना में हमसे पहले स्टार्ट हुई है। पाकिस्तान इन 1988 लर्न कैसे कर सकते हैं, चाइना को याद रखना है। 1978 पाकिस्तान ने कब स्टार्ट किया, आफ्टर 1 डिकेड, ठीक है। चाइना में स्टार्ट होने के आफ्टर 1 डिकेड इन्होंने इसको स्टार्ट किया 10 ईयर्स के बाद में। और इंडिया का तो आपको याद होना ही चाहिए, दैट इज 1991। नहीं भी याद है तो चैप्टर 3 का नाम ही अपने आप में बेटा इस चीज को कवर करता है, ठीक है, 1991। अब इनका एक ब्रीफ इवैल्यूएशन देखते हैं हम कि कहां पे किस तरह के ग्रोथ को हमें देखने को मिला है। स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तो हुआ, रिफॉर्म्स हुए वहां पे, बट चाइना डिड नॉट हैव एनी
compulsion to introduce reforms as directed by World Bank and International Monetary Fund to India and Pakistan. IMF और वर्ल्ड बैंक, इनको एक तरह से फाइनेंशियल सिस्टर्स कहा जाता है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि दोनों का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है सेम है, ठीक है, साथ में दोनों का जो वर्क है वो वर्क भी सेम है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोवाइड करवाता है ऑन इंटरनेशनल लेवल सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को जो कि इसकी मेंबर कंट्रीज होती हैं, और वर्ल्ड बैंक उसका भी काम ये कि पूरी कंट्री के बैंक्स को अपने अंदर मीन्स उनके ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है। जितने भी RBIs हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अंडर वर्ल्ड बैंक। जितने भी रिजर्व बैंक्स होते हैं हमारी कंट्री का RBI, तो और अदर कंट्रीज के जितने भी रिजर्व बैंक से, सेंट्रल बैंक से, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फाइनेंशियल सपोर्ट सारा वहीं से करवाया जाता है। The new leadership at the time in China was not happy with the slow pace of growth and lack of modernization. यहीं से हमें पता चलता है कि क्यों हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि तीनों ही सेक्टर्स में चाइना में डिक्लाइन हुआ है। रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, 1978 में हुआ, ठीक है। हमने जो ऑब्जर्वेशन देखा वो कब का था, 80 to 90 का, एंड देन 2015-17 में वहां जो ग्रोथ रेट रिड्यूस हुई है उसका रीजन क्या है? खुद उन्होंने कहा है कि वहां का जो अब लीडरशिप थी वहां की, उससे बाकी की पॉपुलेशन हैप्पी नहीं थी, और जब सेक्टर्स हैप्पी नहीं है वहां की स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज से, तो ग्रोथ कैसे पॉसिबल है? ठीक है, माओइस्ट वहां पे उन्होंने कंट्रोल स्टार्ट किया, वहां की कुछ रिफॉर्म्स को कॉपी करना स्टार्ट किया, बट हो सकता है सारी चीजें चाइना के लिए पॉसिबल थी ही नहीं, ठीक है। चाइना उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाया, चाइना और उनकी पॉलिसीज का जो नेचर था वो मैच नहीं हो पा रहा था, इस वजह से वहां पे कुछ ऐसी इश्यूज देखने को हमें मिलते हैं। They feel that Maoist vision of economic development based on decentralization, self-sufficiency and shunning of foreign technology, goods and capital had failed. क्या कहा है? जो भी एक्सेप्ट किया था, डिसेंट्रलाइजेशन किया, सेल्फ सफिशिएंसी किया, मीन सेल्फ रिलायंस को एक्सेप्ट किया, और जितनी भी फॉरेन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, वो सब कुछ फेल हो गया। जो मैंने आपको बताया कि जो उनका नेचर था वो बेसिकली मैच नहीं हो पा रहा था। कौन सी टेक्नोलॉजी को कहाँ किस तरह से यूज में लेना था, फॉरेन टेक्नोलॉजी क्या थी, वो जो स्टूडेंट्स का मैंने आपको सीन बताया था, स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाया जाता था और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, 10 ईयर्स के लिए ट्रेनिंग दी गई, और उसी चीज़ को आगे चाइना ने एक्सेप्ट किया। बट वो सारी चीज़ हम कह सकते हैं कि हो सकता है चाइना के लिए उतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं थी, इवन आफ्टर द रिफॉर्म्स। The Great Leap Forward and other initiatives, the per capita grain output in 1978 was the same as it was in mid 1950s. वहाँ पे अगर कम्युन सिस्टम्स को स्टार्ट किया गया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो कि स्टार्ट किया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन को, उनको एक अडॉप्ट करने के बाद में भी ऐसा देखा गया कि इवन विद इन 20 to 30 ईयर्स तक भी वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन शो नहीं हो पा रहा था। आई मीन जैसी ग्रोथ रेट वहां पे इन मिड 1950s में देखी गई, एज सेम एज द प्रोडक्शन वाज हियर इन 1978 स्टिल। कम्युन सिस्टम्स का भी हमें को इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाया था इन चाइना ओनली, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इट वाज फाउंड दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स, लॉन्ग एग्जिस्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस हैड हेल्प पॉजिटिवली in improving the social and income indicators in the post reforms. यहां अब हमें कुछ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। क्या बेनिफिट बताया गया है कि जो एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, उनमें जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, नो डाउट उनसे हमें कुछ बेनिफिट मिलता है। और उसका बेनिफिट हमें कहां देखने को मिला? अभी जो मैंने आपको ह्यूमन इंडेक्स नंबर दिखाया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर की जो टेबल मैंने आपको दिखाई, उसमें आपने देखा कि चाइना में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे सबसे ज़्यादा है। और वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वहाँ का जो हेल्थ सेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी डेवलप था, काफ़ी अच्छी टेक्निक्स वहाँ पे यूज़ में ली गई, और इस वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी को उन्होंने काफ़ी इंक्रीज कर दिया था। ऑलराइट, एक्सपर्ट्स ऑल्सो पॉइंट आउट दैट ईच रिफॉर्म measure was first implemented at a smaller level and then extended to a massive scale. ये तो हर जगह होता है। जैसे हम लोगों ने पायलट सर्वे भी पढ़ा हुआ है पहले, और पायलट सर्वे क्या होता है? एक ऐसा सर्वे जो कि किसी भी लार्ज स्केल सर्वे को करने से पहले हम एक स्मॉल स्केल पे उसको पहले इंप्लीमेंट करके देखते हैं।
एंड देयर वी कम टू नो अबाउट द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ द सेम, क्या उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या हमें उसके लॉसेस होंगे। तो वैसे ही वहां पे किया गया, लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट करने से पहले एक स्मॉल स्केल पे इंप्लीमेंट करके देखा गया ताकि हमें उसके गुड्स एंड बैड्स के बारे में इजीली पता चल सकता है। In agriculture, as pointed out earlier, by handing over plots of land to individuals for cultivation, it brought prosperity to a vast number of poor people. हाँ, बेनिफिट है ये भी, जो कम्युनिज्म ने पढ़ा था। ठीक है, उससे हमें ग्रोथ नहीं मिली, लेकिन इतना तो हम जरूर कह सकते हैं कि जो लैंडलेस वर्कर्स थे, दोज हु वर एगर टू डू सच टाइप ऑफ वर्क, इवन दे आर नॉट हैविंग एनी अनदर सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड, उन्हें एक चांस तो यहाँ मिला एटलीस्ट कि उनके पास प्लॉट्स नहीं थे। अब जब उन्हें प्लॉट्स अवेलेबल करवाए गए तो उन्होंने अपने एफर्ट्स को पूरा करने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। हाँ, लैक ऑफ कहाँ रहे वो कि क्लाइमेट फेवरेबल नहीं रहा। सो दिस इज नॉट देयर ओन फॉल्ट एट ऑल, है ना, उनका फॉल्ट हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे। नेक्स्ट आता है क्रिएटेड कंडीशंस फॉर द सब्सिक्वेंट फेनोमिनल ग्रोथ इन रूरल इंडस्ट्रीज एंड built up a strong support base for more reforms. Scholars quote many such examples on how reform measure led to rapid growth in China. हाँ, उसके बाद ही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ यहाँ पे। At least when there was nothing, but something started producing. So something is better than nothing. जहाँ पे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, जो अपने आप में एक एरिड लैंड पड़ी थी, यूजलेस लैंड थी, उनको 26,000 कम्यून्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वही हुआ ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जब कुछ नहीं मिल रहा था, लैंड वाज टोटली फ्री, लेकिन अब जो जो प्रोडक्शन वहां से हो रहा था, जो भी वहां से हमें प्रोडक्ट रिसीव हो रहा था, उसका हमें कुछ ना कुछ इफेक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखने को मिला, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से चाइना में सर्विस सेक्टर भी इंक्रीज होने लगा। क्लियर? और आज इसी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर वहां पे काफी ज्यादा डेवलप माना जाता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। Scholars argue that in Pakistan the reform process led to worsening of all the economic indicators. ऐसा माना गया कि वहाँ पे जितने भी रिफॉर्म्स किए उन्हें कुछ उनके ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिले, वर्सनिंग कंडीशन है, बेकार कंडीशन है। We have seen in an earlier section that compared in 1980s the growth rate of GDP and its sectoral constituents have fallen in 1990s. बिल्कुल, जो ऊपर मैंने भी आपको टेबल ऑब्जर्व करवा के मार्क करवाया था कि इसको मार्क कीजिए कि पहले क्या था और रीसेंट डेटा में क्या गिवन है। तो अगर रिफॉर्म्स का कुछ बेनिफिट मिलता, सो एग्जैक्टली डेटा भी इंक्रीज होता, कहीं ना कहीं डेटा में ग्रोथ होती, लेकिन ये माना गया कि यहाँ के जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए हैं उसका हमें कोई एक अच्छा बेनिफिट रिसीव नहीं हुआ है। Though the data on international poverty line for Pakistan is quite healthy, scholars using the official data of Pakistan indicate rising population poverty there. क्या बताया गया है कि जो भी वहाँ पे पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई हैं, जो डेटा वहाँ से रिसीव किया गया है, दैट इज क्वाइट हेल्दी, बट पॉवर्टी वहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है। पाकिस्तान में पॉवर्टी भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा और अपॉर्चुनिटीज लेसर। एक लिमिट होती ना हर एक चीज़ की, हम किसी भी अपॉर्चुनिटी को कितना डिवाइड कर सकते हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन जब उसके कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तो अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा डिवाइड नहीं हो पाती है। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस, सम पीपल गेट एंड सम दे हैव टू सेक्रीफाइस द सेम। तो सेक्रीफाइस वाली सिचुएशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे पॉवर्टी आज भी एग्जिस्ट करती है। The proportion of poor in 1960s was more than 40%, which declined to 25% in 1980s and started rising again in 1990s. एक वेविंग कंडीशन है। वेविंग कैसे, क्या बताया गया है बेटा कि 1960s में more than 40% it was, later on in 1980s it was 25%. हमें लगा कि डिक्रीज हो गया, 50% से 15% का रिडक्शन होना बहुत बड़ी बात है, बट अगेन इन 1990s इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो जहां से चले थे वहीं पे वापस साइक्लिकल कंडीशन है, ठीक है, इंक्रीज था, डिक्रीज हुआ, अगेन स्टार्टेड इंक्रीजिंग, वेरी सेम थिंग, ठीक है। तो इस वजह से रिफॉर्म्स का यहाँ पे कुछ ज़्यादा बेनिफिट हो नहीं पाया। अगर होता तो शायद पॉवर्टी भी काफ़ी रिड्यूस हो जाती। जो पॉलिसीज थी या और भी जिस भी तरह के हमने कुछ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना चाहा, डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहा, प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट किया फॉर टेकिंग द पार्टिसिपेशन इन
इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन उन चीज़ों का जितना बेनिफिट मिलना था बेनिफिट हमें नहीं मिल पाया, स्पेशली इन पाकिस्तान। एंड लास्टली इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया के बारे में बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी तक जितने भी हमने सारे चैप्टर्स पढ़े, चैप्टर 1 to 9, एट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर इवन आई टोल्ड यू वेरी सेम थिंग कि उसमें सारा जो हमने कुछ पढ़ा है बेटा वो किससे रिलेटेड है, ओनली इंडिया। और इंडिया की ग्रोथ कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे वाइंड अप होती है, उन सब चीज़ों का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टिल वी कैन से दैट एज अ कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर कि तीनों कंट्रीज का जब कंपैरिजन किया जाए, सो मे बी इन some of the sectors China is having still very first place. Alright, इंडिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई काफ़ी ज़्यादा, 2 चाइल्ड नॉर्म को भी इंप्लीमेंट किया गया, बट बिफोर फ्यू इयर्स इट हैज़ बीन रिमूव्ड अगेन। रीज़न वही है बेटा कि एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद में ऐसा देखा जाएगा कि कंट्री में पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड एज या अडल्ट एल्डर्स की ज़्यादा हो जाएगी, बट यंगस्टर्स जो हमारे एक चाइल्ड पॉपुलेशन है वो कम रह जाएगी, और जो ग्रोथ है जो होना चाहिए जैसे जिस डायरेक्शन में, वो पॉसिबल नहीं होगा। So dear students, this was all about the comparative observation and development of all the 3 countries, neighbor countries of India. Hope so all the things will be clear to you all. So this is all about this chapter, and I'll see you all in the next chapter. Till that time, take care. Bye bye everyone.